हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट होंगे सभी आईआईटी जैम, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीएसआई नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं, इवन जो कि गेट, टीफॉ, बाक ये एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो सब टॉपिक हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आज हम उससे डील करेंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगी एक स्टैंडर्ड बुक से। बुक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय चट्टोपाध्याय एंड रखित। ठीक है, तो उस बुक से हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए हेवी न्यूक्लियस कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज 50 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आर बोम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल। मतलब एक हेवी न्यूक्लियस है जिसका चार्ज कितना है 50 ई, बोम्बार्ड हो रहा है अल्फा पार्टिकल का जिसका चार्ज है 2 ई ऑफ एनर्जी 3 इंटू 10⁴ ईवी। मतलब अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 3 इंटू 10⁴ ईवी। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बॉम्बार्ड हो रहा है एक हेवी न्यूक्लियस जिसका चार्ज है 50 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 50 ई। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब डी निकालना है हमें, और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब एफ निकालना है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड हेवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज 50 ई, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे 2 ई इंटू 50 ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q1 Q2, ये दोनों चार्जेस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 हो गया 2E अल्फा पार्टिकल के लिए और Q2 हो गया हेवी न्यूक्लियस के लिए 50E। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज गिवन 3 इंटू 10⁴ EV, दैट इज 3 इंटू 10⁴ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में। ठीक है, क्यों? हमें पता है क्या? 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। करेक्ट। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 3 इंटू 10⁴ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50 ई। तो ई स्क्वायर हो गया बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और डी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद में आपको डी की वैल्यू मिलेगी 4.79 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अगर ये वैल्यू आपको नहीं मिल रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अगर मिल भी रहा हो फिर भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सेकेंड पार्ट के लिए अब हमें फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो सिंपल है, हमें क्या पता है? चार्ज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2E इंटू 50E बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू क्या है? 4.79 इंटू 10⁻⁻12 उसका स्क्वायर। यहाँ पे E की जगह आप वैल्यू क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये सब वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको फोर्स की वैल्यू आएगी 0.001 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लोगे। ठीक है, फिर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये आंसर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स per unit area of a conductor carrying a surface density 2.5 nanocoulombs per centimeter square of electric charge. What is the direction of this force? क्वेश्चन जो लिखा है वो आई थिंक थोड़ा हेजी है, तो मैं फिर से लिख देती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स
per unit area of a conductor carrying a surface density 2.5 nanocoulombs per centimeter square of electric charge. What is the direction of this force? ओके, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग अ सरफेस डेंसिटी, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन में जो क्वांटिटी आपको दे दी गई है उसके रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या आपको डिराइव करना होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है ये, फोर्स इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, तभी इजी है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ यहाँ पे। देखिए हमें क्या पता है बाय गॉसेस लॉ, दिस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेल्टा एस, करेक्ट। डेल्टा एस मेरा स्मॉल सरफेस, तो ई डेल्टा एस इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, क्यू इंटू ई, करेक्ट। तो Q is what, sigma delta S, E is what, sigma by epsilon naught. Force per unit area is what, sigma square by epsilon naught. सेम है पर यहाँ पे एक 2 आएगा, why? Because मैं आपको डेरिवेशन विथ डायग्राम बता दूंगी। यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E, दैट इज द सम ऑफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, ठीक है। और जो ये E1 होता है that is equals to E2. So this is basically 2 of E1, right? So E1 is what, E by 2, correct। तो यहाँ से ये जो 2 का फैक्टर आता है, तो यहाँ पे E में एक ये 2 का फैक्टर आएगा, तो फिर ये नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन में आपको बुक का जो डेरिवेशन है मैं वही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहां से एक बार रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, पर आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है 2.5 नैनो कूलम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा सा यूनिट में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू 2.5 नैनो कूलम, मतलब 10 टू द माइनस 9 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसे हम पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, कूलम सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द माइनस 2 इंटू 10 टू द माइनस 2, तो 2.5 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम प्लस 4, दैट इज 2.5, सॉरी यहाँ पे यस, सो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एसआई यूनिट में क्या होती है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराडे पर मीटर। अब सब वैल्यू हमें पता है तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज सिग्मा स्क्वायर 2.5 इंटू 10 टू द माइनस 5 सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें मिलेगा 35.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो मेरा कंडक्टर का सरफेस है उसके आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है।
तो यहाँ पे मेन जो था आपको ये फॉर्मूला याद रखना था फोर्स पर यूनिट एरिया का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी थी वो है ये वाला ये फॉर्मूला, ठीक है। और ईवी को जूल का जो रिलेशन होता है वो, ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है मैं नोट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, question number 3, total charge within a sphere of radius r in a cloud is given by q r square by a square e to the power minus r by e minus e to the minus 2 r by a, where q and a are constant. Determine the corresponding potential phi, electric field E and the charge density rho, ठीक है। चार्ज डेंसिटी जब भी दिया जाएगा वॉल्यूम, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी जो है वही निकालना होता है। एक क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट्स हैं, आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे जो इंडिविजुअल अगर पूछा जाए तो मुझे कैसे निकालना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमें पता है क्या, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ई, मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ओवर द क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे स्फीयर दे दिया गया है तो ई इंटू 4 पाई, स्फीयर का रेडियस आर दे दिया गया है तो 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज की वैल्यू दे दी गई है क्यू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई टू द माइनस आर बाई ए माइनस ई टू द माइनस 2 आर बाई ए। तो क्लियरली यहाँ से इजीली हमें ई मिल जाएगा, ई इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर e to the minus r by a माइनस e to the power माइनस 2r by a, ठीक है। तो देखिए ये r स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q बाई 4 पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू। अब इसका जो डायरेक्शन है वो है अलोंग r कैप, ठीक है। E की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग r कैप। अब हमें चाहिए पोटेंशियल फाई, ठीक है। पोटेंशियल फाई के लिए हमें क्या पता है, पोटेंशियल फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और इसका जो लिमिट होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर, ठीक है। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ई की वैल्यू आ गई थी क्यू बाई 4 पाई, और यहाँ पे एक और चीज़ है एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आर की डिपेंडेंसी नहीं है, ई टू द माइनस आर बाई ए माइनस ई टू द माइनस 2r बाई ए डी आर। आराम आराम से हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे हम सबसे पहले इसका फर्स्ट जो टर्म है अपना, इस दोनों को हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं ऐसे, इन्फिनिटी बाई आर ई टू द माइनस आर बाई ए डी आर माइनस इन्फिनिटी टू आर ई टू द माइनस 2r बाई ए डी आर, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई टू द माइनस आर बाई ए, और यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 1 बाई ए, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर माइनस ई टू द माइनस 2r बाई ए माइनस 2 बाई ए फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है तो मैं लिमिट को चेंज कर देती हूँ, 1 बाई ए ऊपर जाएगा तो ए ई टू द माइनस आर बाई ए, आर से इन्फिनिटी जो कि इस माइनस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ए बाई 2
e टू द माइनस 2r बाई ए, इसका लिमिट है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, अब माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे भी एक ए है, यहाँ पे भी एक ए है, तो मैं यहाँ पे ए लिख सकती हूँ। ई टू द पावर माइनस आर बाई ए, अगर इन्फिनिटी में पुट करूँ ई टू द माइनस इन्फिनिटी, क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी, दैट इज नॉट वैलिड, माइनस यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, ई टू द माइनस आर बाई ए, प्लस यहाँ पे पहले आर है तो ई टू द माइनस 2r बाई ए, और यहाँ पे एक हाफ आएगा, तो हमें ये मिल रहा है। तो अगर मैं माइनस को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जो पहले वाले टर्म में मिलेगा ई टू द माइनस आर बाई ए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा हाफ ई टू द माइनस 2r बाई ए। ठीक है, तो यह है हमारा पोटेंशियल फाई। आपको आराम आराम से इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद में चार्ज डेंसिटी रो, गॉस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग डेल डॉट ऑफ ई दैट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि स्फीयर के लिए डेल डॉट ई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/r² डी डी आर ऑफ r² ई। ये कंसेप्ट बहुत लोगों को डाउट हो जाता है कि क्या वैल्यू पुट करनी है डेल डॉट ई की जगह, बस ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें रो मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय r² डी डी r² ई का वैल्यू क्या था, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर e टू द माइनस आर बाई ए माइनस e टू द माइनस 2r बाई ए। ठीक है, ये था हमारा e का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट बाई r² क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है बाहर ले सकते हैं, डी डी r² e टू द माइनस आर बाई ए माइनस ऑफ r² e टू द माइनस 2r बाई ए। अब इसको आपको डेरिवेटिव करना है, एप्सिलॉन नॉट बाई r² क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो डी डी आर ऑफ r² ई टू द, पहले अगर हम r² को कांस्टेंट रखते हैं, इसका अगर हम करेंगे तो ई टू द माइनस आर बाई ए माइनस ऑफ 1 बाई ए, फिर r² का करेंगे 2r ई टू द माइनस आर बाई ए, इसका r² रख लिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस ई टू द माइनस 2r बाई ए, और यहाँ पे 2 बाई ए, फिर माइनस ऑफ 2r ई टू द माइनस 2r बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्यू बाई 4 पाई, हम यहाँ से r² कॉमन ले रही हूँ इस r² को एलिमिनेट करने के लिए, तो 4 पाई ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में r² है तो माइनस 1 बाई ए ई टू द माइनस आर बाई ए, यहाँ पे r² नहीं है तो इसको r² करने के लिए डिवाइड बाई r, सो 2 बाई आर ई टू द माइनस आर बाई ए प्लस ई टू द माइनस 2r बाई ए, 2 बाई ए माइनस यहाँ पे भी सेम 2 बाई आर ई टू द माइनस 2r बाई ए। ठीक है, क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे ई टू द माइनस आर बाई ए कॉमन, 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए, यहाँ पे ई टू द माइनस 2r बाई ए कॉमन, 2 बाई ए माइनस 2 बाई आर, यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ से 2 भी कॉमन लूँ तो ये है हमारा आंसर, दैट इज द चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर ई टू द माइनस आर बाई ए 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए प्लस 2 ई टू द माइनस 2r बाई ए 1 बाई ए माइनस 1 बाई आर। ठीक है, आराम आराम से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या फॉर्मूला है, एक तो ये गॉसेस लॉ, ठीक है, पोटेंशियल निकालना अगर हमें ई दे दिया गया है, और चार्ज डेंसिटी रो निकालना, और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ स्फीयर के लिए। ठीक है, स्फीयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, next question is a dipole of moment p1 is fixed at the origin of the coordinate, this is the origin O of the coordinate, another coplanar dipole of
coplanar, that is means same plane. Dipole of moment P2 is placed at the position R. So this is the distance R from the origin, and this is free to rotate. That is theta 2 is variable. Theta 1 and theta 2 are the angles that R makes with P1 and P2. This is R if we extend R. So this is the angle with of R with P2 and of R with P1, theta 1 and theta 2. Then we have to show that for equilibrium tan theta 1 equals to minus of 2 tan theta 2. Okay, so for this we need to know the potential energy of P2 in the field of P1. This is the formula which you need to know, that potential energy written as W is 1 by minus 1 by 4 pi epsilon naught R cube 3 P1 dot R P2 dot R by R square minus of P1 dot of P2. Now minus of 1 by 4 pi epsilon naught R cube 3 P1 R cos theta P2 R cos theta P1 dot R cos theta 1 P2 dot R cos theta 2 by R square minus P1 P2, and the angle between P1 and P2 is theta 1 minus of theta 2. So here cos theta 1 minus theta 2. Now this R and this R will be cancelled with R square. So we are getting minus of 1 by 4 pi epsilon naught R cube. We can take P1 and P2 common. So 3 cos theta 1 cos theta 2 minus this we will expand. So we will get cos theta 1 cos of theta 2 minus of sin theta 1 sin theta 2. Okay. I have made a video regarding some useful integrals which you need to know and some useful mathematical formulas which you need to know. Okay. So now this we can write minus P1 P2 by 4 pi epsilon naught R cube. This we will get 2 cos of theta 1 cos of theta 2 minus of sine of theta 1 sine of theta 2. So this is equation 1. In the question they have said we need to show that for equilibrium tan theta 1 equals to minus of 2 tan theta 2. Now there will be one question in your mind कि हमारे एग्जाम में तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे प्रूफ वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा. दिस क्वेश्चंस मैंने बुक से लिए गए हैं. तो ये क्वेश्चन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए वो आप आराम से कर सको. आपको ये पता रहे कि मेरा एंगल कौन सा थीटा 1 है, कौन सा मेरा थीटा 2 है, ये फॉर्मूला को मुझे कैसे अप्लाई करना है, ये आइडिया जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ठीक है. सो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, हम डी डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ थीटा 2. क्यों? क्योंकि जो मेरा डाइपोल था P2 वो था फ्री टू रोटेट, इसलिए हम लोग जो वेरिएबल क्वांटिटी है थीटा 2 इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वल्स टू 0 करेंगे. ठीक है. तब मेरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा. अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा 2, ठीक है, अब ये वाला टर्म तो 0 नहीं होगा, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे थीटा 2 यहाँ पे है और यहाँ पे, सो वी आर गेटिंग 2 cos theta 1. Here we will get sin of theta 2 is equals to, we can say as sin theta 1 cos of theta 2. Okay, and here there will be one minus sign. So what we are getting is what, tan theta 1, that is equals to minus of 2 tan theta 2. Okay, hence proof. So important formula which you need to know is this. This is the formula which you need to know, and here there is a minus sign.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन a region of space is given by E। आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय E is equals to I cap 8x minus of j cap 4y minus of k cap 4z, where I, j and k are unit vectors along x, y and z axis. Find the equation of the line of the force in the plane z is equals to 0। इन द प्लेन z is equals to the 0, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड है। ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड है। तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई में स्लोप of the line of the force, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dy dx, करेक्ट। आप इसके प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। मैं एक और एग्जांपल ले लूंगी इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। dy dx इसको हम लोग इक्वल करेंगे ई वाई बाई ई एक्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई जो है मेरा ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई कैप ई एक्स प्लस ऑफ जे कैप ई वाई प्लस ऑफ के कैप ई जेड, करेक्ट। अब अगर मैं कंपेयर करूं ई वाई दैट इज दिस, मतलब ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 4y बाई ई एक्स दैट इज 8x। ठीक है, ये वाला चीज आप याद रखिएगा, सिर्फ ये वाला। ओके, तो dy by dx that is equals to minus of y by 2x, so dy by y that is equals to minus of dx by 2x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, so this is of ln y that is equals to minus of ln, मैं इस 2 को यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, so 2, so this what I am going to get is 2 ln y minus of ln x plus ln of c, so this I can write as ln y square equals to minus of ln x plus of ln of c, so this can be written as y square equals to c by x। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अगर अब आपको ये इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा दिया हुआ रहता तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा बता देती हूँ आपको। एक्स्ट्रा जैसे ये तो एक्स वाई जेड में दे दिया, ठीक है, अगर आर और थीटा के टर्म में दिया हुआ रहता तो फिर हम कैसे निकालते? सपोज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हम कोई भी लाइन एलिमेंट, ठीक है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स कैप, या मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई, करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ आर थीटा मैं कैसे लिखूंगी? इन टर्म्स ऑफ आर थीटा ए, or let me write this as r cap dr plus r d theta theta cap। ओके, तो फिर यहाँ पे जैसे हमने निकाला dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? r d थीटा बाई डी आर दैट इज इक्वल्स टू ई थीटा बाई ई आर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि जो मेरा कंपोनेंट है अलोंग थीटा इज आर डी थीटा, और ई आर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी आर। ओके, फिर सपोज अगर आपको ई दे दिया गया है ई आर आर कैप प्लस थीटा कैप ई थीटा, और यहाँ पे आपको ई आर की वैल्यू दे दी गई है, सपोज आपको ई आर की वैल्यू दे दी गई है साइन थीटा, और ई थीटा की वैल्यू दे दी गई है 2 ऑफ कॉस थीटा। तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दोगे आर डी थीटा बाई डी आर, ई थीटा की जगह ये वाली वैल्यू 2 कॉस थीटा, ई आर की जगह साइन थीटा, फिर आपको कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो एक मैंने आपको बता दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड पार्टीशन में, एक मैंने बता दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर। ठीक है,
क्वेश्चन है सो दैट द वेक्टर्स E equals to yz I cap plus zx j cap plus xy k cap and E equals to 2xy plus z cube ब्रैकेट में I cap plus x square j cap plus 3x z square k cap represent electrostatic field. Also find the corresponding electrostatic potential phi in each case given that phi equals to phi naught at x equals to y equals to z equals to 0. ठीक है, ये वाला कंडीशन दे दिया गया है जिससे हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल सकें. ठीक है, तो फर्स्ट में जो है मेरा कंडीशन फॉर कि ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू 0. ये वाली क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाइड होगी तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा जाएगा. और दोनों ही केस में सेटिस्फाइड हो रही है. मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ. आई होप आप डेल क्रॉस ई निकाल पाओगे और दोनों ही केस में सेटिस्फाइड होगी. मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ कि कैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई निकालना है. ठीक है, हमें क्या पता है कि E इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ डेल ऑफ फाई. तो यहाँ पे दोनों ही एक्स वाई जेड मतलब मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज किया गया है. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ आई कैप डेल फाई डेल एक्स प्लस ऑफ जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस ऑफ के कैप डेल फाई डेल जेड. क्लियर. अब अगर मैं पहले की बात करूं, मेरे फर्स्ट में मेरा जो ई का एक्सप्रेशन है वो ये है कि एक सेकेंड वाई जेड. ओके, तो ई मेरा दे दिया गया है वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये ऊपर वाला. अब मैं अगर दोनों को इक्वेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डेल पाई डेल एक्स इक्वल्स टू वाई जेड, राइट, माइनस ऑफ वाई जेड. एक ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे ऐसे ही मिल रहा है ना. ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, फाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई जेड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 फाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स जेड वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2. और यहाँ से मुझे मिल रहा है फाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई जेड प्लस c3. तीनों में ही जो मेरा एक्स वाई जेड है वो कॉमन है. तो मैं लिख सकती हूँ जो मेरा पोटेंशियल फाई है, मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ तो पोटेंशियल फाई है, इसके जगह हम लोग ऐसा नहीं है कि फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री कर दोगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो हम अगर मैं तीनों को इंटीग्रेट कर रही हूँ डिफरेंटली तो मुझे जो कॉमन टर्म है वो आपको लिखना है और अगर जो एक्स्ट्रा टर्म है वो आपको ऐड करना है. ऐसा नहीं कि आप तीनों को ऐड करके माइनस थ्री एक्स वाई जेड कर दोगे, नहीं, तीनों में कॉमन है तो ये वाला टर्म लिखोगे और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी निकालने के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि एज फाई इक्वल्स टू फाई जीरो, कब, जब मेरा x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो हो रहा है. तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू फाई जीरो करूंगी दैट इज इक्वल्स टू सी. तो फिर यहाँ से मुझे क्या मिल गया, फाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई जेड प्लस ऑफ फाई नॉट. ये हो गया मेरा फाई पहले वाले के लिए. अब सेकेंड केस के लिए हम करेंगे सेम. सेकेंड केस के लिए ई का वैल्यू दे दिया गया है 2xy प्लस ऑफ जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड कैप प्लस ऑफ 3x जेड स्क्वायर के कैप दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल फाई. कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल फाई डेल एक्स माइनस ऑफ 2xy प्लस ऑफ जेड स्क्वायर डेल फाई डेल वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डेल फाई डेल जेड माइनस ऑफ 3x जेड स्क्वायर. तो यहाँ से हमें मिला फाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स बाई 2. ठीक है, और फाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ से फाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x जेड क्यूब बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा सब में ही. तो अब यहाँ से जो मेरा रिक्वायर्ड पोटेंशियल है फाई उसको हम लिखेंगे. यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो तीनों में ही माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों में नहीं दोनों में
इन दोनों में ये वाला टर्म कॉमन है, राइट। तो मैं लिखूंगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और जेड स्क्वायर एक्स एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो जेड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म में माइनस आएगा, माइनस ऑफ एक्स जेड क्यूब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज सी। तो मुझे क्या मिला, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, अच्छा एक सेकेंड, हाँ मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या था, अच्छा यहाँ पे जेड क्यूब था, ओके। तो यहाँ पे जेड क्यूब होगा, तो फिर जेड क्यूब एक्स माइनस ऑफ जेड क्यूब एक्स दोनों में कॉमन जा रहा है, तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, तो सिर्फ ये दो टर्म आएंगे, ठीक है। सिर्फ ये दो टर्म आएंगे। मैं वापस से समझा देती हूँ, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये वाले दो टर्म कॉमन है, ठीक है। और ये वाला टर्म जेड क्यूब एक्स कॉमन है, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है, ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मेरा क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस ऑफ जेड क्यूब एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोला था y इज इक्वल्स टू 50 व्हेन x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू 50 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो निकल रहा है 5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ जेड क्यूब एक्स प्लस ऑफ 5 ठीक है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए कंडीशन जो है वो है डेल क्रॉस इक्वल्स टू 0। आप ये चेक करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।